नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट में आज हम बात करेंगे कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में आई कमी की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यदि एक साल की बात करें तो घाटी में आतंकवादी हिंसा में कमी आई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 जुलाई तक हिंसा की कुल 120 घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल 188 घटनाएं हुई थीं। आतंकवादी हिंसा में 35% की कमी आई है। हिजबुल, लश्कर, जैश ए मोहम्मद जैसे जो उनसे जुड़े हुए जो आतंकवादी थे, टॉप कमांडर जो थे, वो मारे गए। इस साल जुलाई के मध्य तक मारे गए 136 आतंकवादियों में से 15 विदेशी थे और 9 की पहचान की जानी बाकी है। पिछले साल इसी समय अवधि में 126 आतंकवादी मारे गए थे। जाहिर सी बात है, एक साल होने जा रहा है 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और उसके बाद बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है। उसमें से ये आंकड़े जो हैं गृह मंत्रालय के कि आतंकवाद की घटना में कमी आई है, अपने में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की कोशिश करूंगा पिछले एक साल में जिस तरह से टॉप कमांडर आतंकवादी संगठनों के मारे गए हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। जी दीपक जी, जैसे आपने भी देखा होगा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में 35% की कमी आई है आतंकवादी घटनाओं में। आप इस संकेत को कैसे देख रहे हैं और किस चीज का यह असर है? मनोज भाई, कई फैक्टर्स हैं इसमें। सिर्फ हम अगर एक फैक्टर को लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी समीक्षा है, जो हमारा असेसमेंट है, वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा जी। और वो मैं 3-4 फैक्टर आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि मुझे समय दें आप। जी बिल्कुल। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो फॉरेन मर्सनरीज थी, फॉरेन मर्सनरीज से मेरा मतलब है जो पाकिस्तान से के जो आतंकवादी संगठन थे, जैसे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, या यहाँ तक कि हिजबुल मुजाहिदीन जो सैयद सलाउद्दीन जिसका सरगना इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, ये जो फॉरेन मर्सनरीज हैं, जिसको हम इंटेलिजेंस की भाषा में मर्सनरीज कहते हैं, यूं कह लीजिए कि जो विदेश से आने वाले आतंकवादी हैं, इनकी संख्या में गिरावट आई है। और उसका कारण ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत आक्रामक होकर जो है उनसे वो मुठभेड़ में उनको मौत के घाट उतारा है। दूसरी चीज है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हिंटरलैंड में। हिंटरलैंड से मेरा मतलब है अनंतनाग, श्रीनगर, ये जो एरिया है जहाँ के आउटस्कर्ट्स पे या डाउनटाउन एरिया में जो हॉटबेड्स थे वायलेंस के, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और खासकर जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ का जो पुलिस का जवान है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। तो एक तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक प्रोएक्टिव रणनीति आतंकवादियों को किसी तरह से उनको कुचल देने की। दूसरी, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो चीजें हो रही हैं धारा 370 हटने के बाद, मैं 3-4 लोगों के नाम लूंगा जी और निसंकोच नाम लूंगा। नंबर 1, अजीत डोभाल जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कहूंगा कि अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो मोदी सरकार के एस कार्ड हैं, ट्रम्प का इक्का जिसे कहते हैं जी। जहां जाते हैं रूट कॉज को देखते हैं और जड़ से उस समस्या को निदान करने की कोशिश करते हैं जी। तो अजीत डोभाल ने जिस तरह से वहाँ के डीजीपी दिलबाग सिंह को, वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस को, वहाँ के कोर कमांडर को, सेना को, इंटेलिजेंस को, पुलिस को, पैरामिलिट्री को, सबको एक साथ एक यूनिफाइड कमांड में बदल दिया। और जमीन पर वो जो कोऑर्डिनेशन है, जमीन पर वो जो टीम गेम है जी, वो जो था, उसका असर आप देख रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, जाहिर तौर पर उनको श्रेय जाना चाहिए, और जिस तरह से धारा 370 हटाई और उसके बाद वहां पर धीरे धीरे बहुत ही कैलिब्रेटेड उसमें उन्होंने वहां के मुख्य सचिव जो छत्तीसगढ़ काडर के हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले थे, उनको जिस तरह से केंद्र ने भरोसा दिया कि आप पुलिस को भी साथ लेके चलिए,
आप पैरामिलिट्री को भी साथ में लेके चलिए। और पहले जो मतभेद देखने को मिलते थे, मनोज जी भाई, मुझे 20 साल हो गए हैं कश्मीर जाते हुए, वहां पर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हुए, फिर दिल्ली की पॉलिसीज को देखते हुए। और मैं आपको बताऊं कि आज से 15 साल पहले, जी आज से 10 साल पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी, उनका जो काडर था, उनकी जो कांस्टेबलरी थी, उसमें और मिलिट्री में और पैरामिलिट्री में कहीं ना कहीं मतभेद थे, मनभेद थे जी कार्रवाई को लेकर। वो मनभेद खत्म हुए हैं और जी हमारी सुरक्षा बल, जिसमें होमगार्ड भी है, जिसमें एक सिपाही भी थाने का है, जिसमें आर्म्ड पुलिस भी है, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जिसमें आर्मी भी है, सब ने एक टीम होके टीम इंडिया की तरह इस लड़ाई को लड़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जी सरकार को जो होम ग्रोन टेरर है, जो एक नई पीढ़ी बुरहान वानी की तरह वहां फिर से आईएसआई पैसा दे के धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडियम के माध्यम से या किसी तरह से वो जो भड़का रही है, हमको इसके फन को भी कुचलना होगा। ये जो युवा पीढ़ी है, इसको हमें मुख्य धारा में लाना होगा, और जिसके लिए मुझे लगता है कि जो मुर्मू साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो बहुत संजीदगी के साथ ये जो युवा पीढ़ी है जम्मू कश्मीर की, उसको जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है, घाटी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। और सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है कि वो जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, क्यों ना वो IIM अहमदाबाद में उनको दाखिला मिले, जी क्यों ना उनको IIT दिल्ली में दाखिला मिले, क्यों ना जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतर शिक्षक संस्थान है, इस युवा पीढ़ी को उनसे जोड़ा जाए। ये प्रयास चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यही आज की तारीख में फोकस होना चाहिए कि हमने विदेश से आने वाले आतंकवादी संगठनों को तो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जी फिर इस जमीन पर जिसको जन्नत कहा गया है, भारत का मुकुट कहा गया है, वहां पर फिर कोई बुरहान वानी अपना सर ना उठाए। ये जो आप बात कह रहे हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े भी कुछ वही बात बता रहे हैं कि अगर मैं जुलाई तक की बात करूं तो 136 आतंकवादियों में से जो मारे गए 15 विदेशी आतंकवादी थे, यानी बाकी जो हैं वो स्थानीय थे। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बुरहान वानी की आपने बात की, और भी तमाम स्थानीय जो बड़े वहां आतंकवादी उभर के सामने आए थे, उनको भी भारतीय सुरक्षा बलों ने उनके फन को भी कुचला है, उनको भी मार गिराया है। इसको आप अंतर को कैसे देख रहे हैं, इस आंकड़े को कि 15 विदेशी थे और बाकी स्थानीय थे, जो बात आप कह रहे हैं? देखिए, विदेशी जो आतंकवादी होते हैं, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, चाहे वो जैश का काडर हो, ज्यादातर तो फिदाइन होते हैं। और जब ये आते हैं, जब LOC क्रॉस करते हैं, जब बर्फ पिघलती है और इनका जो है एक कैमोफ्लैज के जरिए पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI जब इनको इन्फिल्ट्रेट कराती है, जब बर्फ पिघलती है, तो ये बहुत से हथियार भी लाते हैं, आधुनिक हथियार लाते हैं, स्वचालित हथियार लाते हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स लाते हैं, और कभी कभी तो रॉकेट लॉन्चर भी ले आते हैं। ये हथियार फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो एक तो गन रनिंग की चेन टूटती है विदेशी आतंकवादियों से। लेकिन ये बात सही है कि जो फिगर आपने अभी बोले और अभी आपने जो वो दिखाए भी, जो होम ग्रोन टेरर है, जो इंडिजिनियस, जो जिसे हम कहते हैं कि जो एक टेरर फ्रंट खुल रहा था, उसकी जो रीढ़ तोड़ने में जो कामयाबी मिली है, मुझे लगता है कि उसका भी श्रेय वहां के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जम्मू कश्मीर की जो लोकल इंटेलिजेंस है। पहली बार मनोज भाई जी, पहली बार मैं बहुत जोर देके कह रहा हूं, पहली बार जम्मू कश्मीर की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने उसने कमाल किया है। ये दीपक भाई, इसको मैं समझना चाहूंगा आपसे। जो आप इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं, उस खुफिया तंत्र की बात कर रहे हैं, जिसको लेके अक्सर सवाल उठते थे। अगर पिछले 1 साल की बात मैं करूं, एक जो मैं अंतर मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि अब सुरक्षा बल आतंकवादियों को खोजते हैं, उनके ठिकानों को पता करते हैं, उसको जाकर मारते हैं। पहले खबरें ये आती थी अब से 4-5-6 साल पहले कि आतंकवादी आके जो हमारे सुरक्षा बलों के ठिकाने होते थे
जो उनके कैंप होते थे वहां पर अटैक करते थे। एक बड़ा बदलाव तो मैंने ये महसूस किया है, आपने भी क्या इस बदलाव को महसूस किया है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं जी कि जो आपने अभी आंकड़े दिए और आंकड़ों से आपने पूरी कहानी बता दी जी जो धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी तक हम इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस तरह की जो पेशेवर एजेंसीज हैं जिनके पास इक्विपमेंट है, जिनके पास गैजेट्स हैं, जो इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम बहुत सी चीजें इंटरसेप्ट करके कि बॉर्डर पे क्या बातचीत हो रही है, LOC पर क्या बातचीत हो रही है, वो हम पकड़ते थे। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, वो बहुत वीक थी, वो बहुत कमजोर थी। और दिलबाग सिंह ने, वहां के DGP ने और अजीत डोभाल ने जो बार बार दौरे किए, जी लोकल इंटेलिजेंस को कॉन्फिडेंस दिया। जो लोकल स्थानीय अभिसूचना इकाई, जब तक फुट पर, जो पैरों पर चलकर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है, गांव से, गली से, खेत से, खलिहान से, वो इंटेलिजेंस नहीं आ रही थी। और आज वो इंटेलिजेंस आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो LIU है, आज की तारीख में उसके हौसले बुलंद किए गए। और जब आपको ग्राउंड जीरो से फीडबैक मिलता है, तब ये लड़ाई सफल होती है। जो KPS गिल ने पंजाब में करके दिखाई थी, जो KPS गिल ने पंजाब में जिस तरह से खालिस्तान के आतंकवादियों का फन को कुचला था, आज वही रणनीति पे लड़ाई अजीत डोभाल आगे बढ़ा रहे हैं। जी अक्सर एक खबर सुनने को मिलती है कि सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी में 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इस तरह की अक्सर खबर सुनने को मिलती है। इन खबरों के क्या मायने हैं? कभी 200, कभी 250। देखिए, मैंने अभी एक खबर मैंने भी ब्रेक करी जी, थी और जी। जी, उसमें जो ISI के चीफ थे, उन्होंने मुजफ्फराबाद में दौरा किया और जो वहाँ पर जो कैंप्स अभी भी लश्कर तोयबा के चल रहे हैं, जो कैंप जैश ए मोहम्मद के चल रहे हैं, उन कैंप्स की मैंने पूरी लिस्ट थी। बहुत विस्तार से मैं नहीं बता सकता, समय कम है। लेकिन ISI, वहाँ की सेना, इस्लामाबाद का सारा इस्टेब्लिशमेंट आज भी जिस तरह से दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, दुनिया की आंखों में, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, आज फ्रांस को इमरान खान जाके ये कहते हैं, ब्रिटेन में जाके कहते हैं कि हमने डिसमेंटल कर दिया है अपने टेररिज्म के अपरेटस को। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले महीने, मैं अभी 15 दिन के बारे में आपको सच नहीं बता सकता, लेकिन पिछले महीने की मैं बात बता रहा हूं कि ISI के चीफ ने वहां दौरा किया, वहां पर जो कैंप्स नहीं चल रहे थे उनको भी संसाधन उपलब्ध कराए। और आज की तारीख में भले ही मौलाना मसूद अजहर किसी सेना के अस्पताल में किसी बिस्तर पे बैठे हो, या लश्कर तोयबा का हाफिज सईद कहीं बैठा हो, लेकिन इनके जो गुर्गे हैं, आज भी वहां ट्रेनिंग चल रही है। और वहां से ISI, पाकिस्तान के रेंजर, जो वहां के लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहां पर फिदाइन को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पहुंचा रहे हैं। और ये सारी चीजें मैं जो कह रहा हूं, सैटेलाइट इमेजेस से उनको कॉर्पोरेट किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजेस उसकी गवाह हैं कि किस तरह से आज की तारीख में दुनिया की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ उसने कोई काम नहीं किया है, पाकिस्तान से सॉइल से टेररिज्म को खत्म नहीं किया है, रीढ़ नहीं तोड़ी है। और आज भी आतंकवादियों की ट्रेनिंग जारी है, आज भी एंटी इंडियन एजेंडा जारी है, आज भी इमरान खान कश्मीर के खिलाफ आग उगल रहे हैं। और यही पाकिस्तान के दोहरे मापदंड है। जी चलिए दीपक भाई, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी थे जो बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद की साजिश रच रहा है, किस तरह से लगातार इस तरह की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ें। लेकिन एक साल के आंकड़े बताते हैं कि 35% की कमी आई है कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में। आतंकवादी बड़ी संख्या में मारे गए हैं, उनके कमांडर मारे गए हैं। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट, और इनसाइट में हम बात कर रहे हैं कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में आई कमी की। क्या वजह रही, इसके क्या कारण हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 जुलाई तक हिंसा की कुल 120 घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान 188 घटनाएं हुई थी। यानी 35% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये कमी आई है या इसके दूसरे कारण भी हैं, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी से बात की थी, और अब बात करूंगा बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक जेपी सिन्हा जी से। उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि इसके कारण क्या हैं। आतंकवाद की कमर टूट रही है कश्मीर में, वजह क्या है? जेपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। जी हाँ, नमस्कार। जेपी सिन्हा जी, जैसा मैंने बताया कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट एक सामने आई है, उसके अनुसार 35% की कमी आई है आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कारण है? क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो आजादी मिली है पुलिस बल को कि एक एक करके बड़ा बड़ा आतंकवादी मारा जा रहा है कश्मीर में अब? इससे पहले कि मैं आंकड़ों के बारे में बातचीत करूं, जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती और इस तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स ने एक बार बयान दिया था कि यदि 370 होगा, जी, 370 होगा तो कश्मीर में ब्लडशेड हो जाएगा, लाशें गिरेंगी और एक तरह का ऐसा माहौल होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी। और साल बीत गए, क्या ऐसा हुआ? मेरे ख्याल में ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई। बात यह हुई है कि 370 हटने के बाद कश्मीर का आम नागरिक के ऊपर जो एक तलवार सी बैठी हुई थी, एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस, एक तरफ पाक आर्मी, ये एक तरह का स्टीम प्रेशर था, वो खत्म हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स थे वो करीब 2018 में 2000 से ऊपर स्टोन पेल्टिंग इश्यूज थे, और आज के दिन ऑलमोस्ट स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गया, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर्स थे। स्टूडेंट के नाम पे 500 रुपए दे के ये कराते थे, और आज के दिन आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खत्म हो गया। जी। दूसरी, रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ्स जो आतंकवादी के लिए जाया करते थे, इस बार आप देखेंगे करीब 50% से ऊपर कमी आई है यूथ्स की, यानी कि इस साल 67 करीब ऐसे थे जो रिक्रूटमेंट में गए थे। तो मैं ये कहूंगा कि 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है आम नागरिक के ऊपर। इसी तरह सैयद सलाउद्दीन जो एचएम के लीडर है, आपने देखा होगा, उस पर आईएसआई ने बहुत बड़ी उनके ऊपर एक्शन करने की कोशिश की और बोला कि देखिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 370 भी हट गया, और आपके हिजबुल मुजाहिदीन जो नैरेटिव था होम ग्रोन, जिसको कहते हैं आतंकवादियों का, हिजबुल मुजाहिदीन का, वो नहीं रहा। और 5 ऐसे मारे गए आतंकवादी जो एचएम के थे, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के। तो आज के दिन देखिए 24 घंटा से लेके 3 महीने से ज्यादा एक शेल्फ लाइफ आतंकवादियों की नहीं है जी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑपरेशन फ्लश आउट जो किया गया, उसमें जो 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स थे, शोपियां, सोपोर, अनंतनाग, वहां से इनको ऐसा फ्लश आउट किया गया कि आम जनता में कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए 98% से ज्यादा स्कूल के बच्चे आ गए अटेंड करने क्लासेस। तो ये दर्शाता है कि लोग पहले से आम शांति चाहते थे। जो 98% जनता है वो साइलेंट में जाती है, जो ये चाहते थे कि शांति हो, और ये 370 हटने के बाद ये हो गया। एक और बात है, एक ये जो 370 का भ्रम पैदा हुआ था कि अगर ये हट जाएगा तो हुर्रियत और आईएसआई और ऐसे तत्व ये दिखाना चाहते थे कि आपकी जो पूरी अस्तित्व है कश्मीरियों की, वो खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये भ्रम भी टूट गया है, और इस साल भर में आपने देखा कि
आम नागरिक जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, वो एजुकेशन चाहता है और एम्प्लॉयमेंट चाहता है। जी। जेपी सिन्हा साहब, जो आंकड़े सामने आए हैं अगर उसकी मैं बात करूं, और एक सवाल जो उठाया जा रहा है इन आंकड़ों में कि 136 आतंकवादियों में से 15 विदेशी थे जो मारे गए पिछले एक साल में, 9 की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन 120 के करीब आतंकवादी ऐसे हैं जिन्हें हम लोकल कहेंगे, कश्मीर के लोकल लोग थे। ये वजह क्या है? क्या जो यूथ है कश्मीर का वो अभी भी क्या आतंकवाद की तरफ अग्रसर हो रहा है? क्या इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जब आबादी रहती है जी तो कई बार ऐसे बातें होती हैं कि जो हमारा यूथ है, वो यंग माइंड है उसको कभी मौका मिलता है तो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। जो पहले परसेंटेज ज्यादा थे वो अब ऐसे कम हो गए हैं। जी। ना लोकल मतलब क्या होता है, आप लोग को मालूम है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो सलाहुद्दीन के, वो लोकल आतंकवादी गिने जाते थे। वो सरेंडर हुए, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। जी। तो बात ऐसा है कि जो ये परसेप्शन था कि ये लोकल मिलिटेंट हैं और लोकल लोग ही कश्मीर में ऐसा एक्शन कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं है, तो वो भी एक भ्रम खत्म हो गया था। ना एक दुक्का लोकल आ सकते हैं जो पैसा दे के आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकल मिलिटेंसी एकदम खत्म हो चुकी है और इनको फिर से बाहर लाने की जरूरत पड़ रही है, एलईटी और जैश ए मोहम्मद की। तो ये जो फैलाने की बात चल रही है वो मेरे समझ में जान के एक पैनिक सिचुएशन आईएसआई को आ गई है और वो चाहते हैं कि इस तरीके से एक सोशल मीडिया में और बाकी लोगों में ये फैले बात, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। जी। जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज़ के जरिए जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जो आतंकवादी संगठन है, वो किसी ना किसी तरह से अपने कुतर्क देते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो एक साल में मैंने महसूस किया, जो देश ने भी महसूस किया, कि अब हमारे सुरक्षा बलों की बात मैं करूं तो कश्मीर में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो अब आतंकवादियों के ठिकाने खोजती है, उनको पकड़ के मारती है। पहले खबरें हम ये सुनते थे अब से 5-6 साल पहले कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किसी कैंप में, सेना के कैंप पर हमला कर दिया, किसी अर्धसैनिक बल की टोली पे हमला कर दिया। ये एक बड़ा अंतर महसूस मैं कर रहा हूं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं करीब 6-7 साल कश्मीर में रहा जी। मैंने आतंकवाद जब शुरू हुआ था 99-90 से और 2006 तक 5 तक मैंने देखी है और बदलाव भी देखा है। शुरू में जब हम जाते थे तो हमें इंटेलिजेंस बिल्कुल ही नहीं मिलती थी और आज के दिन ये हालत है कि पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस आया है तो आपको एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई है पब्लिक से। यही वो वजह है कि जैसे एक आतंकवादी किसी गांव में आता है या किसी मोहल्ले में घुसता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले हम क्या करते थे कि पूरा गांव को घेरते थे और एक एक आदमी को देखते थे। अभी सेलेक्टिव कॉर्डन एंड सर्च किया जाता है। जब आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस आ जाता है और तब हम उस मोहल्ले में या उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके और पकड़ लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें बहुत बदलाव आया है और इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, जो सिनर्जी है, जेएनके पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सेना हो, आजकल इनकी सिनर्जी इतनी अच्छी है कि जो इंटेलिजेंस का या ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो बड़ा क्विक है और इससे जैसे भी आतंकवादी कहीं भी पहुंचता है तो सब एजेंसीज मिल करके सिनर्जाइज तरीके से ऑपरेशन करती हैं और इसलिए वो सक्सेसफुल होती है। जी। आगे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो क्या और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, या क्या और कदम उठाए जाने चाहिए कि आतंकवाद का बिल्कुल नामो निशान मिट जाए? देखिए, पहली बात यह है कि इस आतंकवाद का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है,
वो पाकिस्तान है जी। इसलिए ये पाकिस्तान तो अपने एक शातिर देश है, तो अपनी ये गतिविधियां तो ये रोकेगा नहीं। फिर भी हमने जो इस बार एक्शन लिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट का हमने स्ट्राइक किया, इससे पाकिस्तान को तो ये सबक भी मिला है और मैसेज भी गया है कि ये चलेगा नहीं अभी। तो आपने देखा होगा कि भले इन्फिल्ट्रेशन बिड्स बढ़ गए हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को हमने रोका भी है और ज्यादा से ज्यादा इनके इन्फिल्ट्रेशन बिड को हमने नाकाम किया है। तो हमारा जो ऑपरेशन फ्लश आउट है सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो तो कैरी ऑन होना चाहिए, उसको रोकना नहीं है जी। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि ब्लॉक के इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं और कुछ बाई इलेक्शंस भी हुए हैं जी। तो ये ऐसी चीज है जिसको हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी और पब्लिक का गवर्नेंस में हाथ बटाना ये बहुत जरूरी चीज है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक कदम एक जगह लाकर स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन आगे तो पॉलिटिकल सिस्टम ने ही चलना है। दूसरी बात एक और अच्छी हुई है कि नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लाने की कोशिश की जा रही है। जो पुराने पॉलिटिशियन थे, आपने देखा उनकी जो परसेप्शंस थी वो तो 370 तक की परसेप्शन थी और दिल्ली में आके वो देशवासी बन जाते थे, देशभक्त जी। कश्मीर में जाके दुश्मन बन जाते थे। तो इस तरह की बातें वो करते थे, चित भी मेरी पट भी मेरी जी। तो नेक्स्ट जो डिस्पेंशन अभी आ रहा है, आपने देखा पॉलिटिकल पार्टी भी बनी है, वो हमारे देश के संविधान में विश्वास रखने वाले हैं आगे दे, और हमारी जो जनता है उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, यानी जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, तथा असेंबली इलेक्शंस और वो जो बातें हो रही थी, मेरे समझ में गवर्नमेंट जो है राइट मोमेंट पे देखेगी और असेंबली इलेक्शंस भी वो कराएंगे जी। तो ये 3 हमें आगे देखनी है। एक मेरे समझ में एक बात आ रही थी कि देखिए कश्मीर जो है एक सूफी कल्चर है जी। और देखा गया है कि इसकी इस्लामाइजेशन, कट्टरपन बढ़ाने में ये वहाबी और देवबंदी फॉर्म ऑफ इस्लाम जो है उसको लाने की कोशिश की गई थी जी। हर मॉस्क में, हर मस्जिद में एक एक मौलवी रखा गया था जिससे कि वो इस चीज को बढ़ावा दे। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा कॉशियसली रहना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सिन्हा साहब, आपने जो आखिरी बात कही कि जो इस तरह के कट्टरपंथी तत्व मस्जिदों और अन्य मजहबी स्थानों से जो अपनी गतिविधियां चलाते हैं उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सिन्हा साहब। तो ये थे बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक जेपी सिन्हा जी, जो हमें बता रहे थे कि आतंकवाद में जो कमी आई है, जम्मू कश्मीर में करीब 35% घटनाओं में कमी आई है, उसके क्या कारण है, क्या पहलू हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।